नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास पाप का घड़ा पार्ट 9। सोहनलाल क्षण भर के लिए हड़बड़ाया। राजीव खत्री जासूस? हाँ। सोहनलाल 2 पल के लिए सख्ती किसी हालत में बैठा रहा। देवराज चौहान ने होठों से कई बार सुन चुका था कि राजीव खत्री खतरनाक जासूस है। वह एक बार फिर मन ही मन हैरान हो उठा कि खत्री जैसे जासूस को उसने अपने इशारे पर चलने को मजबूर कर दिया। वह समझ गया कि किस्मत उसका साथ दे रही है, वरना गन को पकड़ना भी उसकी हिम्मत से बाहर का काम था। देवराज चौहान जब मकान पर पहुंचा तो जगमोहन को बेड पर अधलेटे पाया। दोनों की निगाहें मिली। कार कहाँ है? बाहर तो नहीं है, देवराज चौहान बोला। उसे मैंने यहाँ से दूर छोड़ दिया है, कोई भी उसे पहचान सकता था, जगमोहन ने धीमे स्वर में कहा और सिगरेट सुलगा ली। क्या हुआ था? देवराज चौहान उसके करीब कुर्सी पर बैठता हुआ बोला। मैंने गोली चलने की आवाज़ सुनी थी। भजन सिंह कहाँ है? भजन सिंह? जगमोहन के चेहरे पर अफसोस के भाव उभर आए। खत्री ने उसे गोली मार दी जब वह मुझे बिठाकर कार स्टार्ट करने जा रहा था। किस्मत ही समझो, मैं बच गया हूँ, शायद सोहनलाल की मेहरबानी से। सोहनलाल की मेहरबानी? देवराज चौहान के माथे पर बल पड़ गए। हाँ, जगमोहन ने कष्ट लेकर कहा। खत्री ने जब भजन सिंह को गोली मारी तो मैं समझ गया वह मुझे भी नहीं छोड़ेगा। आखिरकार मैंने यही सोचा कि चांस दिया जाए भागने का। मैंने भजन सिंह की लाश को कार से बाहर निकाला और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए कार तेजी से आगे बढ़ा दी। उसी पल क्षण भर के लिए मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे सोहनलाल नजर आया, जिसने अपनी गन खत्री पर तान रखी थी। अगर खत्री का ध्यान सोहनलाल की तरफ न जाता तो शायद वह मुझे भी गोली मार चुका होता। ओह! देवराज चौहान के होंठ भींच गए। भजन सिंह की मौत हमारे लिए वास्तव में दुखदाई है। वह तो पहले से ही इस काम में हाथ डालने से कतरा रहा था, और सोहनलाल, भगवान जाने उसका क्या हुआ होगा। गोली के नशे में उसने खत्री पर गन तो तान दी होगी, लेकिन बाद में वह उसे संभाल पाया होगा या नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता। कहीं सोहनलाल का हाल भी भजन सिंह जैसा न हुआ हो। शायद ऐसा ही कुछ हुआ हो, क्या कहा जा सकता है? जगमोहन ने विचलित स्वर में कहा। मुझे छुड़ाना बहुत महंगा पड़ा। दोनों में क्षण भर के लिए मौत का सा सन्नाटा छाया रहा। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? देवराज चौहान बोला। जवाब में जगमोहन ने बताया कि किस प्रकार बैकुंठलाल ने चाकू से कई वार उसके जिस्म पर कर डाले थे। सुनकर देवराज चौहान के जबड़े कस गए। तो बैकुंठलाल ने किया यह सब? हाँ। उसका कुछ पता है? वह कहाँ है? बैकुंठलाल को उसी ही दिन बाली ने पकड़ लिया था। बाली? अनोखे लाल बाली? हाँ, वही कुत्ता। देवराज चौहान गुर्राया। उस रात बाहर से गोलियों की आवाज़ें सुनाई दी थी। कुछ लोगों ने वॉल्ट को लूटने की कोशिश की थी। वह हरकत बाली की ही थी, इसलिए कि मैंने उसे लेने के बाद योजना से बाहर कर दिया था। उसने जानबूझकर बाहर इसलिए हंगामा किया कि चेकिंग के लिए वॉल्ट खुले और हमारा प्लान फेल हो जाए। जब उसे इस काम में कामयाबी नहीं मिली तो उसने इस इंतजार में आदमी फैला दिए कि सुबह जब हम वॉल्ट लूट के पश्चात जेवरातों सहित बाहर निकलेंगे तो वह हमसे जेवरात छीन लेगा। इस काम में वह कामयाब भी हो जाता, परंतु बैकुंठलाल तुम्हें घायल करके कार से बाहर फेंक कर भाग निकला। बाली के आदमियों के हाथ नहीं लगा, और जब लगा तो जेवरातों को तब तक वह कहीं ठिकाने लगा चुका था। बाली ने कैद तो कर लिया, परंतु बाद में मौका पाकर आज दिन में ही वह बाली की कैद से फरार हो चुका है। जगमोहन ने समझने वाले भाव में सिर हिलाया। कुछ मालूम हुआ? बैकुंठलाल कहाँ है? नहीं, अभी उसकी तलाश शुरू नहीं की। तुम्हें छुड़ाने के चक्कर में था। अब तुम यह बताओ, उस थोड़े से वक्त में बैकुंठलाल ने तुमसे किसी प्रकार का कोई जिक्र किया हो कि उसने जाना कहाँ है, या ऐसी कोई बात जिससे बैकुंठलाल को ढूंढ निकालने में आसानी हो? सिगरेट का कश लेकर जगमोहन गंभीर स्वर में बोला। नहीं, ऐसा कुछ भी उसने मुझसे नहीं कहा। जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा। रंजन गुप्ता को नहीं मालूम बैकुंठलाल कहाँ है? नहीं, वह भी हमारी तरह कुछ नहीं जानता, लेकिन इतना तो साफ जाहिर है कि बाली के आदमी बैकुंठलाल को शहर से बाहर नहीं निकलने देंगे। इस मामले में रंजन गुप्ता कुछ कर रहा है या नहीं? अगर कर भी रहा है तो मुझे कुछ नहीं मालूम।
कहने के साथ ही देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और गहरी सोच में डूब गया। हमारे पास आदमी भी नहीं रहे, भजन सिंह मारा गया, सोहन लाल का जाने क्या हुआ। शायद वह खतरी पर काबू पाकर आ ही जाए, और ऐसे नाजुक हालातों में हमें जल्द ही बैकुंठ लाल को ढूंढ निकालना होगा। देर हो जाने पर वह जेवरातों सहित शहर से खिसक लेगा या फिर बाली के हत्थे चढ़ जाएगा। साथ ही पुलिस से बचकर चलना होगा। खतरी पागलों की तरह हमें तलाश कर रहा होगा। हमारे चारों तरफ मुसीबतों के ही पहाड़ हैं। अगर बैकुंठ लाल गड़बड़ न करता तो हम सब सेफ होते, अपना अपना हिस्सा बांटकर अलग हो गए होते। इस समय अंधेरा होने को आ रहा है। देवराज चौहान कुर्सी से उठा और चहलकदमी करने लगा। अगर सोहन लाल को आना हुआ तो रात तक आ जाएगा, नहीं तो कल सुबह से मैं बैकुंठ लाल की तलाश शुरू करूंगा। सोहन लाल? जगमोहन के होठों से गहरी सांस निकल गई। भगवान जाने उसका क्या हुआ होगा। सामने वाले वार्ड में आग किसने लगाई थी? किराए के आदमियों से मैंने यह काम करवाया था। रंजन गुप्ता वॉल्ट बंद कराकर बाहर निकला तो शाम के 6:30 बज रहे थे। उसके भीतर ढेर सारी खलबली मची हुई थी। अहम यही प्रश्न उसके दिमाग में घूम रहे थे कि बैकुंठ लाल बाली की कैद से फरार हो कहाँ छिपा होगा। करोड़ों के जेवरात उसने कहाँ छिपा रखे होंगे। नमस्कार साहब। रंजन गुप्ता कुछ ही आगे गया था कि आवाज़ सुनकर ठिठका और गर्दन घुमाकर देखा। 40 बरस का व्यक्ति खड़ा था। उसी ने यह शब्द उसे कहे थे। वह जोरावर था। कहो। रंजन गुप्ता की आंखें सिकुड़ गई। आपसे कुछ बात करनी थी गुप्ता साहब। वैसे मेरा नाम जोरावर है, बाली का आदमी हूँ। शायद कभी मुझे देखा हो आपने। जोरावर सामान्य लहजे में कह रहा था। वैसे मैं आपको बाखूबी जानता हूँ। रंजन गुप्ता ने पैनी निगाहों से उसे देखा। जोरावर साहब, पहले तो मैंने आपको कभी देखा नहीं। बहरहाल अब देखकर खुशी हुई कि आप बाली के आदमी हैं। मेरे लायक कोई सेवा? सामने ही आपका वॉल्ट है, बेहतर होगा कि यहाँ से हटकर बात करें। रंजन गुप्ता ने सिर हिलाया। दोनों वहाँ से पैदल ही आगे बढ़ते हुए कुछ दूर निकल आए। अब कहो, ठिठकते हुए गुप्ता ने कहा। गुप्ता साहब, जोरावर ने शांत स्वर में कहा, महीना भर हो गया। बाली अपने किसी साथी से बात कर रहा था, वॉल्ट लूटने के बारे में। यह तब की बात थी जब बाली भी देवराज चौहान के साथ लूट की योजना में शामिल था। उसने बातों बातों में जिक्र किया था वॉल्ट का। भीतरी अलार्म रंजन गुप्ता बंद करेगा, यानी कि आप। यह बात बस अचानक ही मेरे कान में पड़ गई थी। रंजन गुप्ता के चेहरे पर सर्द भाव छा गए। तुमने बहुत गलत बात सुन ली है जोरावर। जब बाली को इस बारे में मालूम होगा तो वह तुम्हें छोड़ेगा नहीं। बाली को नहीं पता चलेगा। आगे तो सुनिए गुप्ता साहब। जोरावर मुस्कुराकर कह उठा, मैं आपको कोई धमकी देने नहीं आया, काम की बात करने आया हूँ। आपकी पहुँच देवराज चौहान तक तो है ही। दरअसल मैं शायद जानता हूँ बैकुंठ लाल कहाँ पर है। आप लोगों को भी मालूम हो जाए तो कैसा रहे। रंजन गुप्ता की आंखें सिकुड़ गई। तुम जानते हो बैकुंठ लाल कहाँ है? शायद। जोरावर ने सिर हिलाया। कम से कम इतना तो बता ही सकता हूँ कि किस सड़क पर चलकर आप बैकुंठ लाल तक पहुँच सकते हैं। गुप्ता ने उसकी आंखों में झांका। और यह बात तुम मुझे बताने आए हो? हाँ। जोरावर ने सहमति से सिर हिलाया। क्यों? बाली के पास जाते, उसे बताते। ऐसा ही करता, लेकिन मामला गड़बड़ हो चुका है, इसलिए आपके पास आना ही मुनासिब समझा। दरअसल हम लोग बैकुंठ लाल की तलाश में थे। कुछ घंटे पहले बैकुंठ लाल मुझे जंगपुरा क्रॉसिंग के पास चाय के खोखे में चाय पीता नजर आ गया। मैंने बाली के निर्देश के मुताबिक ट्रांसमीटर पर फौरन दयाल सिंह को खबर दी। दयाल और जुगल किशोर दोनों इकट्ठे ही वहां पहुंचे। उन्होंने मुझसे कहा कि बाली से इस बात का जिक्र न करूं कि मैंने उन्हें बैकुंठ लाल के बारे में बताया है। बदले में वह मुझे जेवरातों में से थोड़ा बहुत हिस्सा देंगे। मैंने उनकी बात मान ली। न मानता तो उन्होंने उसी समय मुझे मारकर लाइन पर फेंक देना था। गुप्ता ने सिर हिलाया। फिर मेरे पास क्यों आए? गुप्ता साहब, दयाल सिंह और जुगल किशोर दोनों को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। नंबरी हरामी हैं। वह मुझे तो क्या, अपने बाप तक को हिस्सा न दें। लेकिन देवराज चौहान के बारे में सुन रखा है कि वह जुबान का पक्का है, दगाबाजी नहीं करता। इसलिए उस तक बैकुंठ लाल की खबर पहुंचाना चाहता हूं, ताकि करोड़ों के जेवरातों में से कुछ हिस्सा मिलने की तो गारंटी रहे।
इसलिए आपके पास आया हूँ। आप लोग मुझ गरीब का थोड़ा तो ख्याल रखेंगे। रंजन गुप्ता ने समझने वाले भाव में सिर हिलाया। ठीक है, कहाँ मिल सकता है बैकुंठलाल? हिस्सा मिलेगा ना? हाँ, देवराज चौहान को बता देंगे कि यह बात मैंने ही आपसे कही है। बता दूंगा, मुझ पर भरोसा रखो। ठीक है, जोरावर ने तसल्ली भरे अंदाज में सिर हिलाया। अब बैकुंठलाल को ढूंढने की बजाय दयाल सिंह और जुगल किशोर को ढूंढो। बैकुंठलाल को उन दोनों ने पकड़ रखा है। अगर वह दोनों अकेले मिले तो समझ लेना कि बैकुंठलाल का काम तमाम करके जेवरात उन लोगों ने हासिल कर लिए हैं। यह दोनों जिस कार पर थे उसका नंबर बता देता हूँ, इससे उन दोनों को तलाश करने में आसानी होगी। जोरावर ने दयाल सिंह और जुगल किशोर की कार का नंबर बता दिया। दोनों हद दर्जे के खतरनाक और दोनों के बारे में अच्छी तरह जानता हूँ। रंजन गुप्ता उसकी बात काटकर गंभीर स्वर में बोला, तुम अब जाओ। जोरावर हिचकिचाहट भरी मुद्रा में उसे देखने लगा। अब क्या है? गुप्ता साहब, वह हिस्सा। निश्चिंत रहो जोरावर। गुप्ता ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अगर देवराज चौहान जेवरातों को हासिल करने में सफल हो गया तो तुम्हारा हिस्सा तुम्हें जरूर मिलेगा। समझो, यह शब्द मैं नहीं, देवराज चौहान कह रहा है। जोरावर के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी और गायब हो गई। ठीक है गुप्ता साहब, अब मैं चलता हूँ। रंजन गुप्ता के सिर हिलाने पर जोरावर पलटा और आगे बढ़ गया। देवराज चौहान के होठों से क्रोध भरी गुर्राहट उभरी। गुप्ता, यह खबर तो हमारे लिए फायदेमंद है। दयाल सिंह और जुगल किशोर जैसे इंसान ज़्यादा देर छिपे नहीं रह सकते। अगर हम अपनी तलाश तेज कर दें तो कुछ ही घंटों में इन लोगों को ढूंढ सकते हैं। मैं भी इन लोगों को तलाश करूंगा, रंजन गुप्ता बोला। बाली के आदमियों में 2-4 मेरे आदमी हैं, उन्हें भी खबर देता हूँ, ताकि अगर दयाल या जुगल में से कोई बाली के पास पहुँचे तो हमें इत्तला मिल जाए। जोरावर को भी यह कह देते, जगमोहन बोला। उसे कहा तो नहीं, गुप्ता ने सिर हिलाया, लेकिन जाहिर है कि वह भी इस बात को ध्यान रखेगा और उनके बारे में खबर मिलते ही हमें बता देगा। देवराज चौहान सिर हिलाकर बोला, हमें वक्त बर्बाद न करके काम पर लग जाना चाहिए। अब तो हमें काम करने की दिशा भी मिल गई है। तुम आराम करो जगमोहन, ज़्यादा चलना फिरना नहीं, अभी तुम्हें आराम की सख्त आवश्यकता है। जगमोहन सिर हिलाकर रह गया। चलें? देवराज चौहान ने गुप्ता को देखा। हम दोनों का साथ रहना ठीक नहीं, रंजन गुप्ता बोला। अगर किसी ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो समझते देर नहीं लगेगी कि वॉल्ट का भीतरी अलार्म मैंने बंद किया था। ठीक कहते हो तुम, हमें अलग अलग ही काम करना चाहिए। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। अगर कोई खबर मिले तो जगमोहन को बता देना। मुझे कुछ मालूम हुआ तो मैं भी इसे बता दूंगा। रंजन गुप्ता सिर हिलाकर रह गया। 2 घंटों से तुम कार को यहाँ वहाँ घुमाए जा रहे हो। दयाल सिंह ने दांत भींचकर गर्दन घुमाई और बैकुंठलाल को देखा। आखिर जाना कहाँ है? इतना पेट्रोल भी नहीं कार में। आगे देखो, एक्सीडेंट हो जाएगा, बैकुंठलाल ने शांत स्वर में कहा। अगर पेट्रोल नहीं है तो टंकी भरवा लो। दयाल सिंह ने दांत पीसकर गर्दन घुमा ली। जुगल किशोर ने हाथ में रिवॉल्वर की नाल का दबाव बैकुंठलाल की कमर में बढ़ा दिया। बैकुंठलाल ने उसे देखा। कहाँ जाना है बैकुंठलाल? जुगल किशोर ने जहर भरे स्वर में पूछा। चिंता मत करो, जल्दी ही वहाँ पहुँच जाएंगे। चिंता कैसे ना करें, तुम यूं ही कार को सड़कों पर दौड़ा रहे हो। हमें भी अब सोचना पड़ रहा है कि तुम्हारे दिमाग में क्या है। कुछ नहीं है मेरे दिमाग में, बैकुंठलाल मुस्कुराया। जल्दी में काम बिगड़ सकता है, मैं सब्र के साथ काम ले रहा हूँ। कैसा सब्र? मैं यह जानने की चेष्टा में हूँ कि कोई हमारे पीछे तो नहीं लगा। करोड़ों के जेवरातों का मामला है, संभल कर चलना ही पड़ता है। मैं कुछ कहूँ बैकुंठलाल? जुगल किशोर पूर्वता लहजे में बोला। क्या? मैंने तसल्ली कर ली है, कोई हमारे पीछे नहीं है। अब बोलो, कहाँ चलना है? जुगल किशोर के स्वर में गुर्राहट और आंखों में सर्द भाव आ गए थे। ठीक है, अगर तुमने तसल्ली कर ली है तो मुझे क्या ऐतराज। बैकुंठलाल ने उसकी आंखों में झांका। सीधा वहीं चलते हैं जहां मैंने देर रात छिपा रखे हैं। दयाल सिंह, कार को वापस मोड़ लो। अगली क्रॉसिंग से दयाल सिंह ने कार वापस मोड़ ली। सीधे चलो। जाना कहाँ है? दयाल सिंह उखड़े स्वर में कह उठा। बता तो रहा हूँ, चलते रहो, बैकुंठलाल ने उखड़े स्वर में कहा। मन ही मन वह विचलित हो उठा था।
कि इन लोगों पर कैसे काबू पाए। काफी देर से इन लोगों को यूं ही घुमाया जा रहा था, यह सोचकर कि शायद इन लोगों को ठिकाने लगाने का कोई अवसर मिल जाए, परंतु जुगल किशोर ने उसकी कमर से सावधानी से रिवॉल्वर सटा रखी थी। वह खुद भी सतर्क था, इसी कारण उसे कुछ भी कर गुजरने का कोई मौका नहीं मिल सका था। इसके साथ ही वह यह बात भी महसूस कर रहा था कि इससे ज़्यादा इन लोगों को नहीं टाला जा सकता, वरना यह लोग उसके प्रति भी सख्त रवैया अपना लेंगे। बाएं मोड़ लो। बैकुंठ लाल का दिमाग तेजी से चल रहा था। मन ही मन उसने रिस्क लेने का फैसला कर लिया था। उसके कहने पर दयाल ने कार को उसकी बताई दिशा में मोड़ लिया। बैकुंठ लाल के बताने और दयाल सिंह की कार को मोड़ने का सिलसिला चलता रहा। जुगल किशोर ने रिवॉल्वर की नाल उसकी कमर से लगा रखी थी। आखिरकार बैकुंठ लाल ने शहर की सुनसान जगह पर जंगल के किनारे कार रुकवा ली। यहाँ क्या है? जुगल किशोर के होठों से निकला। यहीं पर तो आना था। दयाल सिंह और जुगल किशोर की नजरें मिली। आंखों ही आंखों में बातें हुई। दयाल सिंह एकाएक सख्त स्वर में बोला, यह हमसे कोई चालबाजी खेल रहा है जुगल। कैसी चालबाजी? बैकुंठ लाल के माथे पर बल पड़ गए। दयाल, हो सकता है इसे यहीं आना हो, जुगल किशोर ने अजीब से लहजे में कहा और खिड़की से बाहर झांक कर देखा। बाहर अंधेरा फैलना आरंभ हो गया था। तत्पश्चात उसने पुनः दयाल को देखा। सुनसान जगह है, सामने जंगल है। अगर यह चालाकी करता है तो इसकी गर्दन अलग करने के लिए इससे बढ़िया जगह और कौन सी होगी? धमकी दे रहे हो? बैकुंठ लाल एकाएक गुर्रा पड़ा। नहीं, जुगल किशोर दांत भींचकर हंसा। आपस में सलाह मशवरा कर रहे हैं। बैकुंठ लाल उन दोनों को बारी बारी घूरता रहा। अब क्या करना है? तुम जंगल में जाना है? बैकुंठ लाल दयाल की बात काट कर बोला। कम से कम 20 मिनट तक पैदल चलना पड़ेगा। उसके बाद जेवरातों की बात करेंगे। बैकुंठ लाल तीखे स्वर में बोला। सिर्फ बात? जेवरातों के दर्शन भी सिर्फ बात नहीं। दयाल सिंह ने जुगल किशोर को देखा। यह जैसा कह रहा है मान लेते हैं इसकी बात। जुगल किशोर क्रूरता भरी हंसी हंसा। सिर्फ 20 मिनट की तो बात है, थोड़ा सा पैदल चल लेने में क्या हर्ज है? जेवरात हासिल नहीं हुए तो तफरीही हो जाएगी। दयाल सिंह ने सिर हिलाया। दरवाजा खोलकर बाहर निकला और फिर पिछला दरवाजा खोलते हुए जेब से रिवॉल्वर निकाल ली। चल बाहर आ। बैकुंठ लाल बाहर निकला तो जुगल किशोर भी उसके साथ साथ बाहर निकल आया। बैकुंठ लाल ने दोनों के हाथों में दबे रिवॉल्वरों को देखा। तुम दोनों ने जिस ढंग से रिवॉल्वरें पकड़ रखी हैं, उससे लगता नहीं कि तुम दोस्ती के मूड में हो। बैकुंठ लाल ने होठ भींचकर कहा। मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ कि यह हमारी दोस्ती की नींव है। जुगल किशोर ने हंसकर कहा। नींव पर जब दीवार खड़ी हो जाएगी तब हम लोग बिछुड़े भाइयों की तरह गले मिलेंगे। और दीवार कब खड़ी होगी? जब करोड़ों के जेवरातों का तसल्ली बख्श बंटवारा हो जाएगा। चलो जेवरातों के पास चलते हैं। बैकुंठ लाल ने सिर हिलाया और कदम जंगल की तरफ बढ़ा दिए। तीनों सड़क से उतरकर जंगल में प्रवेश कर गए। जंगल में तो अंधेरा है, जुगल किशोर बोला। जुगल, दयाल सिंह सतर्क स्वर में बोला। संभल कर, यह अंधेरे में कोई गड़बड़ भी कर सकता है। मेरा भी यही ख्याल है। तुम दो हो, तुम लोगों के पास रिवॉल्वरें हैं, मैं अकेला हूँ, बैकुंठ लाल ने कड़वे स्वर में कहा। इन हालातों में अगर मैं कुछ करना भी चाहूँ तो कामयाब नहीं हो सकूंगा, इसलिए निश्चिंत रहो। जंगल में इतना गहन अंधेरा था कि एक हाथ को दूसरे का आभास नहीं हो रहा था। पेड़ों के मोटे मोटे तने सांपों के समान दिखाई दे रहे थे। अंधेरे में चलते चलते दयाल सिंह को पत्थर से ठोकर लगी। वह जोर से लड़खड़ाया और संभल गया। बेहतर होगा मुझ पर ध्यान देने की अपेक्षा रास्ते पर ध्यान दो। आगे रास्ता काफी खराब है, कहीं चट्टानी पत्थर हैं तो कहीं गड्ढे। बैकुंठ लाल ने व्यंग भरे लहजे में कहा। मैं कहीं भागने वाला नहीं। दरअसल तेरे भागने की हमें परवाह भी नहीं है, जुगल किशोर कह उठा। हमें तो करोड़ों के जेवरातों की चिंता है कि अगर तू भागा और हमारी चलाई गोली से मर गया तो उन जेवरातों का क्या होगा जो तुमने छिपा रखे हैं। भाड़ में जाओ, बैकुंठ लाल भुनभुना उठा। बहरहाल इस घटना के बाद यह आवश्यक हुआ कि दयाल सिंह और जुगल किशोर का आधा ध्यान अंधेरे में भरे रास्ते पर हो गया और आधा ध्यान बैकुंठ लाल पर। बैकुंठ लाल के होठ भिजे हुए थे।
अंगारों के समान सुर्ख आंखें बारी बारी दोनों को देखे जा रही थी। मस्तिष्क में खतरनाक योजना पनप चुकी थी। वह जानता था जेवरातों तक पहुंचने के पश्चात उसे सिर्फ मौत ही हासिल होनी थी, इसलिए जिंदगी का जुआ खेलने में उसे जरा भी गुरेज नहीं था। चलते चलते वह दोनों को चोर निगाहों से देखे जा रहा था। तत्पश्चात धीमे धीमे उसका हाथ जेब की तरफ सरकने लगा। अंधेरे के कारण उसकी हरकत का आभास दोनों में से किसी को भी न हो सका। पलक झपकते ही बैकुंठ लाल ने जेब से अपनी रिवॉल्वर निकाली और जुगल किशोर की तरफ करके फायर कर दिया। गोली जुगल किशोर के चेहरे को फोड़ती हुई खोपड़ी के पिछले हिस्से से निकलती चली गई। वह चीख भी न सका और पीठ के बल नीचे जा गिरा। दयाल सिंह बैकुंठ लाल की आशा के विपरीत कहीं ज्यादा सतर्क निकला। गोली चलने की आवाज सुनते ही उसने छलांग मारी और 6 फीट दूर पेड़ के मोटे तने की आड़ ले ली। दूसरी पल उसे मालूम हो गया कि क्या हुआ है। उसके जबड़े कस गए, आंखों में खून उतर आया। दयाल सिंह को पेड़ के तने के पीछे छिपते पाकर बैकुंठ लाल ने भी कहीं आड़ लेनी चाहिए कि दयाल सिंह की गुर्राहट सुनकर वहीं थम गया। हिलना नहीं, तुम मेरे निशाने पर हो। मेरी मानो तो मुझे कार से उतारकर खुद कार लेकर भाग जाओ। काफी देर से सोहन लाल के इशारे पर शहर की सड़कों पर ही कार घुमाने से उकताकर राजीव खत्री ने कहा, तुम्हारे पास बस निकलने का पर्याप्त समय होगा। यही तो दिक्कत है, सोहन लाल ने मुंह बिचका कर कहा। कैसी दिक्कत? मैं कार चलाना नहीं जानता। अगर जानता होता तो कब का तुमसे मुक्ति पा चुका होता। अब यह भी नहीं हो सकता कि मैं कार से उतर जाऊं और तुम कार लेकर आगे चले जाओ। ऐसी स्थिति में तुम कार सहित आगे की अपेक्षा हर हाल में मुझे पकड़ने की चेष्टा करोगे। अगर तुमने भजन सिंह को नहीं मारा होता तो शायद मैं तुम पर विश्वास। भजन सिंह? वह कार ड्राइवर? हाँ, वह भी वॉल्ट डकैती में शामिल था। बिल्कुल था। इसका मतलब वह तुम लोगों का 5वां साथी था, जिसके बारे में मैं जान नहीं पा रहा था। राजीव खत्री ने सिर हिलाया, फिर बोला, उस वक्त दूसरे हालात थे। भजन सिंह की जान लेने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। जगमोहन मेरी निगरानी पर अस्पताल में था। उसे ले जाने वाले को मैं कैसे छोड़ सकता था? परंतु इस समय स्थिति दूसरी है। मैं तुम्हारे निशाने पर। मुझे अपने शब्दों के जाल में फंसाने की चेष्टा न करो। सोहन लाल उसकी बात काटकर कह उठा, जितना तुम सोच रहे हो मैं उससे ज्यादा समझदार हूँ। कहने के साथ ही सोहन लाल ने सावधानी से गन को सीट पर रखा और सतर्क आंखें राजीव खत्री पर टिकाए गोली वाली सिगरेट सुलगाने के पश्चात पुनः गन को उठा लिया। कश लेते ही उसकी मस्तिष्क को तरावट पहुंची। राजीव खत्री विवश था, चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। वह कार की ड्राइविंग सीट पर था और सोहन लाल पिछली सीट पर गन को थामे। वह कुछ भी करता कामयाब नहीं हो पाता और गन ने उसका काम तमाम कर देना था। एक रास्ता है, एकाएक सोहन लाल बोला। क्या? किसी सुनसान जगह तुम्हें ले जाकर शूट कर दूं। इससे तुम्हें क्या मिलेगा? तुमसे मुक्ति। क्यों मेरे खून से अपने हाथ रंगते हो? खत्री ने एकाएक सावधान स्वर में कहा। मैंने तुम्हारा बिगाड़ा ही क्या है? बिगाड़ तो सकते हो। सोहन लाल ने गोली वाली सिगरेट का तगड़ा कश लिया। सुना है तुम बहुत खतरनाक जासूस हो। दुश्मनों ने हवा उड़ा रखी है, वरना मैं तो कुछ भी नहीं। राजीव खत्री समझ रहा था कि सोहन लाल कम से कम उसकी जान नहीं लेगा। अगर लेनी होती तो अब तक यह सारा निपटारा कर चुका होता। खत्री साहब, सोहन लाल एकाएक शब्द चबाकर कह उठा, असल बात यह है कि मैं बहुत पहले ही तुम्हारी जान लेकर तुम्हारी छुट्टी कर चुका होता। परंतु तकलीफ दे बात यह है कि मैंने कभी किसी का खून नहीं किया और ऐसे काम करने से मैं परहेज करता हूँ। मेरा काम ताले खोलना है, गन का मुंह खोलना नहीं। शरीफ आदमी हूँ। तो फिर गन क्यों पकड़ रखी है? तुम्हें डराने के लिए। सोहन लाल ने दांत फाड़े। राजीव खत्री गहरी सांस लेकर खामोश हो गया। तुम? सोहन लाल के बाकी के शब्द मुंह में ही रह गए। इस समय वह शहर के सुनसान इलाके से गुजर रहे थे कि एकाएक तेज फायर की आवाज उनके कानों में पड़ी। अगले ही पल खत्री का जूता ब्रेक पेडल पर दबता चला गया। कार तीव्र झटके के साथ रुक गई। सोहन लाल का ध्यान खत्री की तरफ गया। कार क्यों रोक दी? तुमने गोली की आवाज नहीं सुनी? सुनी। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। चलकर देखते। तुम्हारा कोई सगा भाई है? नहीं।
तो फिर तुम्हें किस बात की चिंता? जाहिर है कि जंगल में कम से कम तुम्हारा भाई नहीं है। मस्त रहो और कार आगे बढ़ाओ। सोहनलाल ने गन की नाल उसकी खोपड़ी पर रख दी। राजीव खत्री कसमसा उठा। तुम्हें जंगल में जाकर देखने में ऐतराज है? सरासर है। तुम साले कमीनी जात के पुलिस वाले मौका मिलते ही मेरी गन छीनकर मेरी ऐसी तैसी कर दोगे। सोहनलाल कटुता से भरी हंसी हंसा। तुम कार में ही अच्छे लगते हो, चलाओ कार। मेरी बात का यकीन करो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। खत्री ने विवशता भरे स्वर में कहा। तुम बुरे इंसान नहीं हो, अब तक मुझे इस बात का एहसास हो चुका है। यह बात जुदा है कि तुम ताला तोड़ हो और वॉल्ट में राजा का लॉकर तुमने खोला। मैं अपनी माँ की कसम खाकर कहता हूँ कि तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं करूँगा। तुम्हारी माँ है? हाँ, गांव में रहती है। राजीव खत्री झल्लाकर बोला। उसी माँ की कसम खाकर कहते हो कि मेरे साथ दगाबाजी नहीं करोगे और अपनी बात पर पक्के रहोगे? सोहनलाल ने सिर हिलाकर उसे देखा। हाँ, मैं अपनी माँ की कसम कभी भी झूठी नहीं होने देता। सोहनलाल ने 2 पल सोचा। ठीक है, चलो, कहते हुए सोहनलाल ने दरवाजा खोला और कार से बाहर आ गया। खत्री भी बाहर आ गया। चारों तरफ घना अंधेरा छा चुका था। तुम्हारे पास रिवॉल्वर है? नहीं। खत्री ने सिर हिलाया। वह तो अस्पताल के बाहर ही तुमने गिरा दी थी। गोली की आवाज कहाँ से आई थी? उस दिशा से। खत्री ने हाथ उठाकर इशारा किया। तुम्हारे पास टॉर्च है? टॉर्च? खत्री पल भर के लिए ठिठका। शायद कार के डैशबोर्ड में पड़ी है, देखता हूँ। कहने के साथ ही खत्री ने कार की खुली खिड़की से भीतर हाथ डालकर डैशबोर्ड को खोला और बीच में हाथ मारकर पेंसिल टॉर्च निकाल ली। चलो। दोनों जंगल की तरफ बढ़ने लगे कि ठिठक गए। कुछ ही दूर पर उन्हें अन्य कार खड़ी नजर आई। वह कार? सोहनलाल के होठों से निकला। उन्हीं लोगों की होगी जिन्होंने जंगल में फायर किया है। खत्री बोला। वक्त को बर्बाद मत करो और जल्दी चलो। दोनों अंधेरे में डूबे जंगल में प्रवेश कर गए। घना अंधकार वहां व्याप्त था। 2 फीट दूर की वस्तु भी स्पष्ट न दिखाई दे रही थी। उनके आगे बढ़ने की स्पीड बेहद धीमी रही। मैं सोच रहा हूँ। सोहनलाल खत्री के प्रति सतर्क और गन को तैयार रखे हुए था कि अगर वह कोई हरकत करे तो उसे भून दे। मुझे तुम्हारे साथ इधर नहीं आना चाहिए था। कोई गोली चलाए या बम, मुझे क्या? तुम तो पुलिस वाले हो। भीतरी गड़बड़ को पकड़ लिया तो तुम्हें फायदा होगा। मुझे इन बातों से क्या लेना देना? यह बात तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी। खत्री ने कहते हुए पेंसिल टॉर्च ऑन कर ली। अब चलते रहो। वाह, क्या टॉर्च है! सोहनलाल व्यंग से बोला। सारे जंगल में तेज किरणें फैल गई हैं, आंखें चौंधिया रही हैं। खत्री ने कोई जवाब नहीं दिया। पेंसिल टॉर्च की रोशनी ज्यादा दूर न जा रही थी। दोनों धीमी गति से आगे बढ़ते रहे। खत्री की पैनी निगाहें अंधेरे से भरे जंगल का जायजा ले रही थी और सोहनलाल गन को थामे खत्री के प्रति बेहद सावधान था। गोली वाली सिगरेट की तलब उठ रही थी, परंतु अपनी इस इच्छा को कठिनता से दबाए हुए था। रिवॉल्वर फेंक दो। दयाल सिंह का गुर्राहट से भरा स्वर पुनः बैकुंठ लाल के कानों से टकराया और अपनी जगह से हिलने की जरा भी कोशिश न करना। बैकुंठ लाल जहां का तहां खड़ा रह गया। जुगल किशोर की लाश चंद फीट दूर पीठ के बल गिरी पड़ी थी। उसे दुख तो इस बात का हो रहा था कि गहन अंधेरे का भी फायदा नहीं उठा पाया। दयाल सिंह उससे कहीं ज्यादा फुर्तीला निकला। इससे पहले कि जुगल किशोर को गोली मारकर कहीं छिप पाता, दयाल सिंह ने फौरन आड़ लेकर उसे निशाने पर ले लिया था। सोचो मत बैकुंठ लाल। दयाल सिंह का खूंखारतापूर्ण स्वर पुनः उसके कानों में पड़ा। यह सोचने का वक्त नहीं है और न ही तुम मेरी रिवॉल्वर से बच सकते हो। अगर तुम जिंदा हो तो महज करोड़ों के जेवरातों की खातिर। तुमने मेरे पुराने साथी को मार दिया। चाहिए तो यही कि तुम्हें फौरन गोली मार दूं, लेकिन फिर भी एक मौका दे रहा हूं। रिवॉल्वर फेंक दो। बैकुंठ लाल दांत किटकिटा उठा। इस तरह तुम जेवरातों तक नहीं पहुंच सकते दयाल। जाहिर है कि जेवरात सामने आते ही तुम मुझे गोलियों से भून दोगे। और नहीं। दयाल सिंह का खतरनाक स्वर गूंजा। एक मौका तुम्हें अवश्य दूंगा। आगे के कामों को अगर तुमने शराफत से अंजाम दिया तो जीने के हकदार बन जाओगे। इसलिए समझदारों की तरह खुद को हकदार बनकर दिखाओ। बैकुंठ लाल के सामने और कोई रास्ता नहीं था।
दयाल सिंह की बात तो उसे हर हाल में माननी ही थी, वरना वह उसे गोली मार सकता था। बहरहाल दिल में इस बात की तो तसल्ली थी कि एक को खत्म कर दिया और मौका लगा तो दयाल सिंह को भी रास्ते से हटा देगा। बैकुंठ लाल ने रिवॉल्वर फेंक दी। दयाल सिंह तने की ओर से बाहर आ गया। हाथ ऊपर करो, दयाल सिंह सख्त स्वर में बोला। बैकुंठ लाल ने हाथ ऊपर किए तो दयाल सिंह ने उसकी फेंकी रिवॉल्वर उठाकर जेब में ठूंसी और उसे हाथ नीचे कर लेने को कहा। बैकुंठ लाल ने हाथ नीचे कर लिए। दयाल सिंह चेहरे पर दरिंदगी के भाव समेटे आगे बढ़ा और रिवॉल्वर की नाल जोरों से उसके गाल पर मारी। हरामजादे, तू क्या समझता था जुगल को मारने के बाद मुझे भी मार देगा? लेकिन मैं शुरू से ही तेरी तरफ से सावधान था। नाल लगने से गाल फट गया और मुंह से भर आए खून को बैकुंठ लाल ने थूका और सूख निगाहों से दयाल सिंह को घूरने लगा। चल, दयाल सिंह ने रिवॉल्वर की नाल उसकी नाक से टच की। उस तरफ चल जिधर करोड़ों के जेवरात छिपा रखे हैं, जल्दी कर। बैकुंठ लाल ने चुनौती भरी निगाह से उसे देखा और आगे बढ़ने लगा। अंधेरे में एक दूसरे के चेहरों के भाव नजर नहीं आ रहे थे। इस प्रकार सख्त रवैया अपनाकर तुम करोड़ों के जेवरात प्राप्त नहीं कर सकते। करोड़ों के जेवरात हासिल होने के पश्चात रवैया नरम हो जाएगा। दयाल सिंह ने गुर्राकर कहा। हम तुमसे शराफत से पेश आ रहे थे और हमारी शराफत का नाजायज फायदा उठाकर तुमने जुगल को शूट कर दिया। चलते चलते भी अब दयाल सिंह की रिवॉल्वर बैकुंठ लाल की पीठ से सटी थी। इतना कुछ करने के बाद भी तुम समझते हो कि तुमसे प्यार से बात की जाएगी? बैकुंठ लाल दांत किटकिटाकर रह गया। अगर मैं तुम्हें करोड़ों के जेवरातों तक न ले जाऊं तो रिवॉल्वर की सारी गोलियां तुम्हारे बदन में उतार दूंगा। मैं जानता हूं ऐसा ही होगा। बैकुंठ लाल मौत की सी हंसी हंसा। लेकिन मेरे सामने इस बात की भी तो कोई गारंटी नहीं कि बाद में भी जिंदा रहूंगा। जिंदा रहोगे, दयाल सिंह सपाट लहजे में बोला, क्योंकि मेरी दिलचस्पी सिर्फ राजा सुरेंद्र प्रताप के जेवरातों में है। आधे तुम्हारे, आधे मेरे। उसके बाद तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।